Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are going to discuss the another topic of the disorganization, that is family disorganization. अच्छा, देखें बेटा, जब हम डिसऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उससे मुराद होता है चीज़ों में बेतरतीबी, चीज़ों का ऑर्गेनाइज्ड ना होना। तो फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन यानी जो ख़ानदान है उसके अंदर में बेतरतीबी का आ जाना, उस ख़ानदान के अंदर में ऑर्गेनाइजेशन की कमी का आ जाना। एक दो भाई थे, तो उनमें से एक भाई अमीर था, दूसरा भाई गरीब था। तो जो गरीब भाई था वो अपने बीवी बच्चे लेकर किसी जगह निकल गया ताकि कोई रोज़ी रिज़्क का कोई ज़रिया निकल आए। तो वो चलते चलते किसी गांव में, किसी जंगल में पहुंचा। वहां पे उसने अपना टेंट लगाया और जैसे ही टेंट लगाया फिर बेगम को कहा कि आप जो है वो खाने पीने के लिए कुछ तैयारी करें। बच्चियों को कहा कि आप फलां करें, बेटों को कहा कि आप जाकर वो लकड़ियां काट कर लाएं। यानी जिस जिसको जो जो काम कहा वो जी अब्बू और जी, यानी उन्होंने सिर्फ जी कहा और फिर वो अपने काम से लग गए। और वो जो बूढ़ा बंदा था वो लगा रस्सी बुनने। उस दरख्त के ऊपर एक चिड़िया बैठी थी, तो उसने कहा आप इस रस्सी से क्या करेंगे? उसने कहा इस रस्सी को मैं बांधूंगा और तुम्हें बांधूंगा और फिर तुम्हें काट कर खा जाऊंगा मैं। तो उस चिड़िया को जो है थोड़ा सा डर लगा कि ये बंदा वाकई भी मुझे काट कर खा जाएगा। उसने कहा आप इस रस्सी को बुनना छोड़ दे, मैं तुम्हें खजाने का पता बताती हूँ। तो उस चिड़िया ने उसे खजाने का पता बताया। तो वो बूढ़ा जो था वो खजाना निकाल कर वापस आ जाता है शहर में जहाँ उसका अमीर भाई रहता है। जब अमीर भाई ने देखा कि मेरा गरीब भाई वापस आया है लेकिन बहुत बड़ी दौलत लेकर आया है, तो उसने पूछा उससे भाई ये कहाँ से आपको इतने दौलत जो है वो मिल गई है? तो उसने कहा, उसने उसको सारी डिटेल बताई कि इस तरह से हम गए और फिर एक जगह पे हमने अपना जो है वो स्टॉप बनाया और वहाँ पे बेटी को, बेटे को, बेगम को, जितने भी बच्चे हैं उन सबको मैंने काम के लिए लगा लिया। और जिसको जो काम कहा वो अपना अपना काम करने के लिए गया और फिर मैं रस्सी बुनने लगा। इस तरह से एक चिड़िया आई और उसने इस तरह से पूछा और मैंने इस तरह का जवाब दिया, तो उसने मुझे खजाने का पता दिया। तो आपको पता है जो लालची बंदा होता है ना, वो हमेशा यानी उस चीज को फॉलो करता है और वो चाहता है मैं भी इस तरह से हो जाऊं। ये नहीं देखता कि भाई इसका अपना नसीब था। तो वो भी अपनी बीवी बच्चों को लेकर जाता है और वो किसी जंगल में वहां पे जाकर जैसे ही किसी जगह पे स्टॉप करते हैं, बेटी को कहता है कि भाई ये काम करो। उसने कहा मैं क्यों करूं, मुझसे तो नहीं होता। बेटे को कहा भाई आप जाओ और लकड़ियां जाकर काट कर लाओ। उसने कहा अब वो मुझसे तो नहीं होगा। बीवी को कहा आप जो है वो जो है वो खाने पकाने का कोई बंदोबस्त करो। उसने कहा मुझसे तो नहीं होगा, मैं तो नहीं करने वाली। और वो बंदा रस्सी बुन रहा था, तो चिड़िया आई पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं? उसने कहा इसको बुनकर मैं तुम्हें बांधूंगा। उसने कहा मुझे बाद में बांधना, पहले तू अपनी फैमिली को बांध। तेरी फैमिली जो है वो बिखरी पड़ी है। ठीक है? तो बेटा इस कहानी में कोई सबक आपको मिला? हेलो अनम, जी सर। what was the सर, what was the हमारे lesson and how this lesson is associated with this topic? सर अगर फैमिली के अंदर जो है वो मतलब
फैमिली अगर अच्छी प्रॉपर बनी हुई होगी तो उसके बाहर के माहौल और बाहर के हालात भी जो है उससे एसोसिएट होके अच्छे रहेंगे। देखें, पे- जब आपकी फैमिली के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे वो काम कर रहे होते हैं जो काम उन्हें करना चाहिए, अपना अपना अपने अपने हिस्से का काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं, तो बाहर की दुनिया भी उनसे मुतासिर होती है। ठीक है, बाहर की दुनिया में भी एक अच्छा मैसेज जाता है। लेकिन जब आपके अपने घर के अंदर जो है यानी मामलात बिगड़े पड़े हैं, तो आपकी कुवत बिखरी पड़ी है। ठीक है, उस सिचुएशन में बाहर कोई अच्छा मैसेज नहीं जाने वाला। तो इस कहानी का इससे फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन से ये कनेक्शन है कि क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो भी फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एक फैमिली के अंदर में बेतरतीबी का आ जाना। जब फैमिली बेतरतीब हो जाती है तो बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम इंडिकेटर्स को पढ़ेंगे। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिकेटर? जो हेलो। आपको इशारा, जी सिम्टम्स दे, इशारा। हाँ, इंडिकेटर। इंडिकेटर अक्सर गाड़ियों में लगे पड़े होते हैं, आपने वो देखे हैं? जी सर। अच्छा। जो होने का इशारा, जी तो अगर कुछ होने वाला है तो उसका इशारा, जी या फिर जो है किसी चीज की सिम्टम्स बेसिकली। हाँ, यानी इंडिकेट कहते हैं इशारे को। तो ये जो पहला टॉपिक है, इंडिकेटर्स ऑफ फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन, इसमें हम दरअसल ये पढ़ने वाले हैं कि फैमिली के अंदर ये 9 चीजें जब हम देखें, कितनी? 9। 9 चीजें जब हमें दिखाई दें तो हम समझ जाएं, हम उस इशारे से समझ जाएं कि समथिंग इज रॉन्ग इन दैट फैमिली। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, टेंशन। टेंशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, यानी मियाँ और बीवी के दरमियान में टेंशन का पैदा हो जाना। टेंशन का पैदा हो जाना। टेंशन किस चीज को कहते हैं? यानी शोहर और बीवी के दरमियान में टेंशन्स का पैदा हो जाना। आप उसको क्या क्या कैसे डिफाइन करेंगे? जी हाँ, बताएं। एक दबाव और खिंचाव वाली सिचुएशन जिसका कोई हल नहीं निकल रहा हो। जी अ, देखें, टेंशन का जब वो लफ्ज़ आता है तो जैसा जैसा कि अभी आपने कहा ना कि दबाव और खिंचाव, ठीक है, फैमिली के यानी शोहर और बीवी के दरमियान। दरअसल इसको अगर आप और आसान करना चाहेंगे तो एक तरह का मुकाबला, कंपटीशन, कंपटीशन जो है वो पैदा हो जाता है, यानी कि मियाँ और बीवी के दरमियान में एक तरह का मुकाबला पैदा हो जाता है। वो कौन सा मुकाबला होता है? शोहर जो है वो इस तरह की कोशिश करता है कि घर के जितने भी मामलात हैं वो मेरी मर्जी के मुताबिक चलें, और जो बेगम है उसकी मर्जी यही होती है कि घर के जितने भी मामलात हैं वो मेरी मर्जी से चलें। शोहर अपने बच्चों को किसी जगह पे देखना चाहता है और उसकी बेगम उन्हीं बच्चों को किसी और जगह पे देखना चाहती है। और जो दूसरे ख़ानदान वालों रिश्तेदार हैं उनके मुतालिक बेगम का पॉइंट ऑफ व्यू एक होता है, शोहर का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है। आ रही है बात समझ में बेटा? तो जी सर। जब जब दुनिया को जब दुनिया को डिफरेंट डिफरेंट वे में आप देखें, शोहर और बीवी दुनिया को डिफरेंट डिफरेंट वे में देखें। अब ये तो पॉसिबल है, हम इंसान हैं, डिफरेंट वे में देख सकते हैं, लेकिन मसला कहाँ पे पैदा होता है? मसला वहां पे पैदा होता है, फॉर एग्जांपल आप दुनिया को किसी और वे में देख रहे हैं, मैं किसी और वे में देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने वे को ही करेक्ट मानूं और आपके वे को मैं इनकरेक्ट मानूं, और आप अपने वे को करेक्ट माने और मेरे वे को इनकरेक्ट माने। इज इट क्लियर? आप जो है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट ना करें, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट ना करूंगा। इस तरह से टेंशन्स पैदा हो जाते हैं लोगों के दरमियान। इज इट क्लियर बेटा? हेलो। यस।
यस सर। हाँ, यानी कि मुकाबला दो जब कभी दोनों के दरमियान मुकाबला पैदा हो जाए, कंपटीशन पैदा हो जाए, तो वो चीज इंडिकेट करती है कि फैमिली इज डिसऑर्गेनाइज्ड। सर जी सर टेंशन में सिर्फ मुकाबला आएगा और कुछ नहीं आएगा? देखिए, इसकी कई चीजें आ सकती हैं, सिर्फ मुकाबले नहीं। सिचुएशन। हाँ, कई कई आ सकती हैं। अगर आपके पास कोई इससे रिलेटेड हो तो आप बता सकती हैं। जैसे अगर किसी हस्बैंड वाइफ को शादी करनी हो और पैसों का अरेंजमेंट ना हो रहा हो या कोई डिफिकल्टीज आ रही हो, तो ये भी वजह टेंशन बन सकती है ना दोनों के दरमियान। देखिए, ये जो टेंशन है हम उस तनाजुर में नहीं देख रहे। हाँ, मसले आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन मसलों मसाइल की वजह से वो फैमिली भी डिस्टर्ब्ड हो। अगर आप में सर यूनिटी है अगर आपके अंदर में, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मिलकर उन मसाइल को हल करते हैं। तो मसाइल का आना जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो डिसऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है, मसाइल की वजह से ये जो डिस्टर्ब हो जाना है ना, ये डिस्टर्ब होना, ये यानी कि डिसऑर्गेनाइजेशन की निशानी है। जी सर, मौजमा की एग्जाम्पल को अगर लेके हम देखें कि शौहर कोशिश कर भी रहा हो फिर भी बीवी उसके ऊपर जो है वो लान तान करे कि तुम कुछ नहीं करते, तुम कुछ नहीं करते, ऐसे हालात हैं, तो ये भी टेंशन क्रिएट करेगा ना वैसे। जी 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 मैंने और कहा ना, सर देखें देखें, मैंने क्या कहा, प्रॉब्लम इटसेल्फ इज नॉट द इंडिकेशन ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द हस्बैंड, ठीक है, या अनएम्प्लॉयमेंट को छोड़े, वो आगे आ रहा है। लेकिन कोई भी, जैसा कि अभी मौजमा ने कहा, कोई इशू आ जाए, बच्ची की या बेटी की शादी करनी है, पैसे नहीं है, ये इशू है, तो दिस इशू इटसेल्फ डज नॉट इंडिकेट दैट देयर इज अ डिसऑर्गेनाइजेशन, जब तक आप डिस्टर्ब ना हो जाए उस इशू से। अब डिस्टर्ब कब होंगे? बीवी लान तान करना शुरू कर दे शोहर पे कि आपने तो कुछ किया ही नहीं, अगर आप में अक्ल होती तो आप अब तक कुछ कर लेते। जब आप रिएक्ट करना शुरू कर दें उस इशू की वजह से, तो ये जो रिएक्शन वाला सीन है, ये आपका डिसऑर्गेनाइजेशन शो करेगा। सर जी सर जैसे दो हस्बैंड वाइफ हैं और बीवी जो है वो जॉब करना चाहती है, लेकिन हस्बैंड नहीं चाहता कि उसकी जो वाइफ है वो जॉब करे, तो ये इशू भी है ना उन दोनों के दरमियान मतलब एग्जैक्टली तनाजा पैदा करेगा। एग्जैक्टली ये चीज भी, यानी कि एक तरह का कंपटीशन उनके दरमियान में हो जाएगा। वो कहेगा कि मेरी बात मानी जाए, वो कहेगा कि मेरी बात मानी जाए। जी सर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं टेंशन बिटवीन चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। अच्छा, ऐसी ऐसी सिचुएशन में व्हाट शुड बी द आइडियल बिहेवियर? व्हाट शुड बी द आइडियल बिहेवियर? देखें, दो दो बंदे हैं। अब फॉर एग्जांपल, यहाँ पे बॉयज भी हैं, यहाँ पे गर्ल्स भी हैं। हमेशा हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में रखें। ऐसे ना करें कि सामने वाला बंदा चाहेगा तो मेरी जिंदगी जन्नत हो सकती है, या सामने वाली बंदी चाहेगी तो मेरी जिंदगी जन्नत हो सकती है, नहीं चाहेगी या नहीं चाहेगा तो दोजख बन जाएगी। उसके हाथ में चाबी ना दें, बल्कि ये चाबी आप अपने हाथ में रखें कि मैं चाह रहा हूं कि मेरी जिंदगी जन्नत बने। अच्छा, इस फैसले लेने के बाद जो सेकंड स्टेप है, वो है फना का मकाम। व्हाट इज द फना? फना क्या होता है? फना होता है अपनी पसंद को सामने वाले बंदे की पसंद में तब्दील कर देना। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जो है वो अंडा पसंद है, लेकिन सामने वाली बंदी को जो है या बंदे को जो है वो आलू पसंद है। अब अगर ये मसला सामने आ जाए, क्या पकाया जाए, तो आपसे पूछा जाए क्या पकाया जाए। अब आपको पता है कि मेरी पसंद अंडा है, लेकिन आप उस वक्त अपनी पसंद को दफन कर रहे हैं कि नहीं, जो आपकी मर्जी। आप अपनी चॉइस सामने वाले के सामने सरेंडर कर रहे हैं, जो आपकी मर्जी। जब आपने अपनी चॉइस सामने वाले के लिए सरेंडर कर दी, दिस इज द बेस्ट वे टू विन द हर्ट ऑफ दैट पर्सन। देखें, इस रिश्ते को बेटा कभी भी मुकाबले के जरिए नहीं जीता जा सकता। ये दुनिया का वाहिद मुकाबला है जिसको अगर जब तक आप हारने की नियत नहीं करते, तब तक आप इसको जीत ही नहीं सकते। इज माई पॉइंट क्लियर?
जी सर। बिल्कुल सर। हाँ, यानी सामने वाले बंदे की पसंद को अपनी पसंद बनाना, जो चीज उससे नापसंद हो उसको पसंद ना करना। कभी कभी उसे नापसंद होता है, फॉर एग्जाम्पल नापसंद होता है कि हम किससे बात करें, हम कौन सा लिबास पहने, हम पर्दा करें या ना करें, हम अपने वालिदैन के घर कब कब जाएं। हम बुजुर्ग तो ये तक फरमाते हैं कि अगर आपका शोहर, उसको करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपका शोहर आपको ये कहे कि आपकी मदर के साथ आपका फ़ोन पे बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो उस दिन के बाद जो सबसे बुरी बात आपको लगनी चाहिए वो आपका अपनी माँ के साथ बात करना लगनी चाहिए। दिस शुड बी द एटीट्यूड, इसको हम कहते हैं फना। तो यहाँ पे ये आपका आइडियल बिहेवियर होना चाहिए। नंबर 2, टेंशन बिटवीन चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, यानी वालिदैन और बच्चों के दरमियान में टेंशन्स का पैदा हो जाना। टेंशन, बच्चों और पेरेंट्स के दरमियान टेंशन्स का पैदा हो जाना, यानी कि पेरेंट्स जो है, अक्सर औकात आपने अपने आसपास में जो है वो पेरेंट देखे होंगे जो शिकायत लगाते हैं कि हमारे बच्चे नाफरमान हैं। ये नाफरमानी का जो शिकवा है, गिला है, ये इटसेल्फ इज अ इंडिकेशन ऑफ फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन। यानी अगर कोई पेरेंट्स कहें कि भाई मेरे बच्चे जो है वो नाफरमान हैं, मेरी बात ही नहीं मान रहे, ठीक है, मेरी नसीहत उन पर कोई असर नहीं कर रही, जब ये फरियाद हो ना किसी वालिद की या वालिदा की, तो ये बात इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि फैमिली के अंदर डिस्टर्बेंस पाई जाती है, डिस्ट्रप्शन पाई जाती है। इसी तरह जब बच्चों को शिकायत हो, इसी तरह जब बच्चों को शिकायत हो अपने वालिदैन से कि हमारे वालिदैन जो है उनको अपने तो हुकूक याद हैं लेकिन हमारे क्या हुकूक हैं उनको पता ही नहीं है। ऐसा है या नहीं बेटा? होता है यस सर। सर, सर होता है। अच्छा ट्रीना, यू आर अवेलेबल बेटा? ट्रीना, जी सर। अच्छा, यू आर, आई थिंक यू आर मदर एज वेल। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे पेरेंट्स के बाज़ औक़ात में अक्सर बच्चों को ये सिखाता हूँ कि बेटा आप बच्चे हैं, आपके वालिदैन के आपके ऊपर क्या हुकूक हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे वालिदैन बैठे हैं ना तो आप वालिदा हैं, तो आपको एक मदर की हैसियत से यानी कि ये नहीं कहा जा सकता कि आपकी क्या हुकूक है, बल्कि आपको ये कहा जाएगा आपके बच्चों की आपके ऊपर क्या हुकूक हैं। ठीक है ना बेटा? जी सर। हाँ, तो टेंशन बिटवीन चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, जब पेरेंट्स को अपने बच्चों से शिकायत होने लगे और बच्चों को अपने पेरेंट्स से शिकायत होने लगे, तो ये बहुत यानी कि गंभीर सिचुएशन पैदा हो जाती है। कल एक टॉपिक मेरे माइंड में आया था किरदार साजी से रिलेटेड, कि उस पर मुझे वीडियो बनानी है, सब्र के ऊपर। देखें, पेरेंट्स और ये सेकंड पॉइंट के हिसाब से मैं आपको कह रहा हूँ, पेरेंट्स और बच्चे एक चीज से अवॉइड करें हमेशा, वो क्या है? आपकी वजह से किसी को सब्र ना करना पड़ जाए। वैसे तो सब्र अच्छी बात है, सब्र करना, लेकिन इस चीज का ख्याल रखें आपकी वजह से किसी को सब्र ना करना पड़ जाए। अगर आप वालिदैन हैं और बच्चे हैं, अब उनको क्या सोचना चाहिए इसका तयन भी आप कर रहे हैं, उनको क्या महसूस करना चाहिए इसका तयन भी आप कर रहे हैं, उनको किसके साथ बैठना चाहिए, किसके साथ बोलना चाहिए, किसके साथ नहीं बोलना चाहिए। अगर आपके वालिदैन के साथ यानी कि बाज़ औक़ात क्या होता है, अगर हस्बैंड एंड वाइफ के आपस में थोड़ी सी यानी चपकलश हो जाए, तो वो सबसे गंदी हरकत जो करते हैं ना दोनों माँ और बाप, ये वो करते हैं कि माँ एक बाजू से खींचती है उसको और बाप दूसरे बाजू से खींच कर अपनी तरफ उसको करने की कोशिश करता है। वो ये देखते ही नहीं कि हमारे बच्चे के बाजू टूट जाएंगे, उनको परवाह नहीं होती, कि वो कहते मरे तो भले मरे लेकिन हो मेरी तरफ। तो बेटा यहाँ पे आपका ये कैरेक्टर होना चाहिए, ये किरदार होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल हस्बैंड एंड वाइफ के आपस में कोई अनबनत है भी, तो बाप जो है ना वो अपने बच्चे को माँ की अजमत सिखाए कि बेटा देखें हमारा आपस में हस्बैंड वाइफ का जो भी हो वो आपकी माँ है, आपको उसके साथ कुछ भी यानी बुरा बिहेव नहीं करना चाहिए। अगर आप उससे नाराज होंगे तो फिर मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा,
आपने उसका एक अच्छा बेटा बनना है। और एज अ मदर आपको जो है वो उसको ये टीच करना है कि बेटा देखें, हम आपस में जाने, आपको उसका, आपका वो बाप है, आपको उसकी अजमत करनी है। अगर आपने जरा सी भी उसके लिए बुरा अल्फाज बोला या सोचा तो फिर मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। दिस शुड बी योर कैरेक्टर एज अ पेरेंट। अच्छा, तो बाद औक़ात बेटा जो बच्चे होते हैं ना, वालिदैन के हुकूक की काफी बात हो चुकी है, अब थोड़ा बच्चों के हुकूक के ऊपर बात करें। लेकिन अगर आप बच्चे हैं तो फिर आप अभी तक कंटिन्यू करें, ठीक है। लेकिन अगर आप पेरेंट होकर सोचेंगे तो फिर फिर आपको बच्चों के हुकूक के लिए सोचना पड़ेगा। तो काफी बच्चे बेचारे सब्र कर लेते हैं। सब्र यानी वो कहते हैं कि भाई चलो, हम बच्चे होने की हैसियत से तो हम अपने हुकूक अदा कर रहे हैं जो हमें अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहे हैं, लेकिन अब हमारे जो पेरेंट्स है वो हमें हमारे हुकूक नहीं दे रहे, चलो हम सब्र कर लेते हैं। सब्र क्या होता है? सब्र यानी वो मसला मौजूद है और वो उस मसले की वजह से आप तकलीफ में हैं, लेकिन उसका ज़बान पर इजहार नहीं है, उसको आप ज़बान पर जारी नहीं कर रहे, किसी को बता नहीं रहे। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, आप इस सब्र को रोजे की तरह तोड़ देते हैं, जैसे रोजा तोड़ देते हैं ना, ऐसे आपका सब्र भी टूट जाता है। बाद औक़ात आप अपने अम्मा और अपनी अब्बू के सामने तो कुछ नहीं कह रहे होते, लेकिन किसी और जगह पे आप बैठे होते हैं, वहां पे आप उनकी गिला कर रहे होते हैं, मेरे अम्मी ने ये किया मेरे साथ, मेरे अब्बू ने ये किया, तो ये आपका सब्र टूट जाता है। सब्र क्या है? हर जगह, हर जगह, इवन अल्लाह मियाँ के सामने भी, अल्लाह मियाँ के सामने भी तकलीफ तो है लेकिन इजहार नहीं है, इजहार नहीं है, इसको हम कहते हैं सब्र। लेकिन आपको पेरेंट की हैसियत से मेरी ये नसीहत है कि कोशिश करें आपके बच्चों को कभी सब्र ना करना पड़े। इज इट क्लियर? जी सर। अच्छा पानी लेकर आइए। अच्छा, अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, conflict between siblings on property. What is the conflict between siblings? You know meaning of siblings? अच्छा बहन भाई। भाई बहन। अच्छा अच्छा बेटा, कोशिश करें, मेरी कोशिश है कि सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें। अनम, मौजमा, आप दोनों ने जो है वो काफी पार्टिसिपेट किया। अब निमरा, यस आप सर। आप ट्रीना, अदील, ये जो है ना वो, यानी जो चीज मैं पूछूं तो आप तीनों ने मुझे बतानी है। जी सर। सर। जी सर। बेटा 1 मिनट में पानी पी लो। अच्छा, सिबलिंग सिबलिंग कहते हैं भाई बहनों को, यानी प्रॉपर्टी पर जब लड़ाई होने लगे, यानी जो माल है, मिल्कियत है, उस पर जब भाइयों की बहनों की आपस में लड़ाई लगने लगे, तो उस लड़ाई जो है उसको भी इंडिकेशन कहते हैं, फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन का। अच्छा, पॉइंट नंबर 4, इंटरवेंशन ऑफ इन लॉज। इसकी मीनिंग अदील आप बताएं मुझे। सर इसका तो बताना ही है। यार ऐसे नहीं करें, इंटरवेंशन का माना क्या है? इंटरवेंशन इसका नहीं पता। अच्छा चलो मुझे ये बताएं, आपके इन लॉज हैं? लाज का मतलब पता है, क्या? कानून। इन लॉज, इन लॉज। इनलाज नहीं, इसका भी नहीं पता। चलो अभी अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो हम दुआ करते हैं आपके इन-लॉज होंगे। ये तब होते हैं जब आपकी अच्छा शादी होती है, ठीक है? जब अच्छा। आपकी शादी होती है तब आपके इन-लॉज होते हैं। अब आप मुझे बताएं इन-लॉज का क्या माना है? इनलाज का मतलब बीवी और हस्बैंड के दरमियान जो हुकूक होते हैं वही। नहीं, इन-लॉज कहते हैं तो ससुराल को। उनकी सिस्टर ससुराल है। यस सर। क्या अदील, क्या? नहीं मैंने नहीं बताया, ये किसी और ने बताया। नहीं, आप अब बताएं, अब तो आपको पता चल गया होगा ना इन-लॉज का क्या मकसद है। मेरे अभी भी जहन काम नहीं कर रहा। ये देखें,
जब आपकी शादी हो जाएगी तो आपकी बेगम के जो माँ और बाप होंगे ना, अच्छा। उनको हम हाँ इन-लॉज कहते हैं, उनके भाई बहन, हाँ, जिसको हम उर्दू में कहते हैं ससुराल। क्या कहते हैं? ससुराल। जी सर, समझ में आ गया। पता है ना ससुराल कौन होते हैं? हाँ, ससुराल पता है। अच्छा, इंटरवेंशन कहते हैं मुदाखलत को। क्या? मुदाखलत। मुदाखलत, यानी ये सबसे बड़ी वजह है इंटरवेंशन ऑफ इन लॉज। यानी जो ससुराल है ना, यस उनकी सर। बड़ी मुदाखलत होती है। फिर चाहे क्या कहते हैं कि चाहे वो लड़के का ससुराल हो या लड़की का ससुराल हो। अगर जी सर। लड़की का ससुराल है तो जो सासू माँ है लड़की की, वो देखती रहती है कि मेरा बेटा क्या लाया खाने के लिए, एक एक चीज को चेक करती है। जैसे आप यूनिवर्सिटी आते हैं तो आपके बैग चेक करती है ना सिक्योरिटी वाले, तो यस उनकी सर। उनकी नजर होती है कि क्या घर में आया, क्या मिला, क्या, एक एक चीज पे नजर होती है। ठीक है, उसके अलावा जो उस बेचारी की ननदें होती हैं, यानी दुल्हे मियाँ की बहनें होती हैं, वो भी चेक रखती हैं कि हमारे भाई जो है वो उनके लिए क्या लाए, हमारे क्या क्या लाए। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इंटरवेंशन। इसको क्या कहते हैं? इंटरवेंशन। इंटरवेंशन। उसके लिए क्या लाता है, क्या नहीं देता, ये उसका और उसकी वाइफ का मसला होना चाहिए। और उस मसले में फॉर एग्जांपल आपके घर में अगर यानी कि भाई हैं और वो शादीशुदा हैं, आप यानी जो भी है आपका, आपको कम से कम यानी मुदाखलत करनी चाहिए उनकी जिंदगी में। ठीक है, कम से कम करनी चाहिए। इसी तरह जो लड़का होता है, उसके जो ससुराल होते हैं, यानी जो दुल्हन के माँ बाप और बहन भाई, वो भी थोड़ी बहुत मुदाखलत करते रहते हैं। और आजकल तो आपको पता है सेल फोन की वजह से डिवोर्स रेट भी बहुत ज्यादा हाई हो गया है। हेलो। जी सर। हेलो। जी हाँ, सर। हाँ, डिवोर्स की वजह से। कैसे? निम्रा आप बताएं। जी सर। डिवोर्स बढ़ गया है मोबाइल फोन की वजह से। कैसे? सर वो मिसअंडरस्टैंडिंग जी बात। नहीं, सर मोबाइल क्योंकि मोबाइल हाँ जी। सर क्योंकि जो भी घर में मामूलात होते हैं वो बकायदा रिपीट टेलीकास्ट चल रही होती है फोन पे इन लॉस की तरफ। एग्जैक्टली, यानी वो लाइव टेलीकास्ट होती है बाजू का तो। ठीक है ना? जी। तो ये बहुत ही हल्कापन है, हल्कापन बल्कि हल्केपन की इंतहा होती है, इंतहा। यानी दिस शोज दैट आप अभी तक जो उस घर को ही अपना समझ रहे हैं। बेटा, आप ये देखें, जिस दिन आप यानी कि आ जाते हैं अपने ससुराल में, दिस इज द योर एक्चुअल होम, ये आपका अपना घर होता है। और आप मेहमान थे अपने माँ बाप के घर में, मेहमान थे। ठीक है, जिस दिन निकाह हो गया उसके बाद यानी कि सबसे ज्यादा जो आपको आपके ऊपर हक है ना, वो शोहर का है। ठीक है, इवन आप अगर भूख भूख में भी हैं तो पीछे यही बताए कि हम माशाल्लाह खुश हैं। हम क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज रिपोर्ट करते हैं। और हैफ तो उन माओं को भी होना चाहिए, हैफ उन माओं पर भी होना चाहिए जो बेटियों का घर बर्बाद करती हैं, एक एक चीज पूछकर, एक एक चीज पूछकर। क्या अच्छा नहीं होता कि जब कभी बेटी उनको कोई चीज बताती तो वो उनको डांट देती कि भाई आप तुम अपने घर की बात हमारा बाहर क्यों लेकर आ रही हो? कि ये तरबियत हमने आपकी की थी? हमने आपकी ये तरबियत तो नहीं की थी। आपका मियाँ है, आपके ससुराल हैं, ये आपका अपना घर है। आप अपने घर की चीजें हम गैरों तक पहुंचा रही हैं। हम आपके गैर हैं, हम अब आपके अपने नहीं हैं। तो अगर इस तरह की माएँ हो ना, तो उनकी बच्चियां हमेशा अपने घर के रहें। लेकिन आजकल तो माएँ भी जो प्रॉपर ट्यूशन देती हैं, आपको पता है। अच्छा, उस दिन एक पोस्ट थी फेसबुक के ऊपर कि जो लड़की शादी के बाद मोबाइल फोन पर अपनी माँ से ट्यूशन लेती रहती है, उसको तलाक की डिग्री जरूर मिलती है। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, इसी तरह जो लड़का है, हस्बैंड है, उसके भी यानी माँ बाप हैं, वो भी उनकी जिंदगी में मुदाखलत करते रहते हैं छोटी छोटी चीज के लिए। यानी कि वो रिफर कर देते हैं। अगर बेगम कह रही है शोहर को, ये जो लड़के यहाँ पे बैठे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, बेगम अगर कह रही है किसी चीज के लिए, तो वो रिफर कर देते, मेरी माँ को कहो, मेरे अब्बू को कहो।
भाई उसका निकाह आपकी माँ से, आपके अबू से नहीं हुआ, आपके साथ हुआ है। इसीलिए उसकी नीड्स की दवाई चाहे या कुछ भी उसको चाहिए, यू शुड कम फॉरवर्ड, आपको आगे आना चाहिए और आपको ये काम अपने हाथ से करना चाहिए। उस चीज की जिम्मेदारी किसी और को नहीं देनी चाहिए, अब आप ये काम कर दीजिएगा। और कम से कम अपने घर वालों को, यानी घर वालों तक अपने इस दवाजी मामलात पहुंचाए कि हमारे दरमियान क्या चल रहा है। ठीक है बेटा, इसको हम कहते हैं इंटरवेंशन ऑफ इन लॉज। जब मुदाखलत होने लगे तो ये भी किस चीज की निशानी है? फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन की। डिसऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, उसके अलावा बेटा जिस तरह से कैंसर की स्टेजेस होती है ना, कैंसर की किसकी हाँ, कैंसर की स्टेजेस होती हैं, ऐसी मुदाखलत की भी स्टेजेस होती हैं। अगर ये पहली स्टेज पे कवर हो जाए फिर तो सही है, अगर नहीं होता फिर यानी ये तो बड़ी क्या कहते हैं कि गहरी खाई में गिर पड़ती है मसाइल। एक बूढ़िया थी, उसके घर में एक मोर आया। मोर आपको पता है बड़ा खूबसूरत परिंदा होता है, तो उसके उसके पाँव जो थे ना वो थोड़े अच्छे नहीं होते। तो उस बुढ़िया ने क्या कहा कि अरे तुम्हारा तो मालिक तुम्हारा ख्याल ही नहीं रखता। उसने कैंची उठाई और उसके पाँव काटने शुरू कर दिए। वो चाह रही थी कि पाँव जो इसके बदसूरत है वो हटा दे ताकि वो खूबसूरत हो जाए। वो चाह तो उसका भला रही थी, लेकिन बेवकूफी से वो उसके पाँव काट बैठी। ये अच्छा किया बुरा किया उसके साथ? बुरा किया। हाँ, आजकल की बेटियां उस मोर की तरह होती है और आजकल की माएँ उस बूढ़ी औरत की तरह होती है, जो अनजाने में अपनी चाह तो अपनी बेटी का भला रही होती है, लेकिन अपनी बेवकूफियों की वजह से उसके अपने घर को बर्बाद कर रही होती है। इज इट क्लियर? यस सर। इसीलिए मैं अपने दोस्तों को हमेशा नसीहत करता रहता हूँ कि जब कभी आप कहीं पे रिश्ता देखने जाओ तो प्लीज लड़की को मत देखो, लड़की की माँ को देखो। जी सर मुझे कुछ पूछना है। जी जी पूछें। ऑफ इन-लॉज है ना सर, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अगर लड़की को मैके जाना होता है या दोस्त की शादी में जाना होता है या कहीं भी जाना होता है, तो लड़का बोलता है कि मुझसे नहीं पूछो, मैं अपने माँ बाप से पूछूंगा, अगर वो इजाज़त देंगे तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तो ये भी तो बात है ना। जी बिल्कुल, लेकिन इस चीज पे कौन सोचेगा? इस चीज पे कौन सोचेगा? ये लड़का खुद सोचेगा। ठीक है, ये लड़के के हिस्से का काम है, इसको लड़के को बताना नहीं होता कि ये आपको नहीं करना, ये लड़के के सोचने का काम है। लड़की अपने हिस्से के कामों को सोचेगी, मेरे हिस्से में मुझे क्या सोचना है। मसला कब होता है? मसला ये होता है कि जो काम लड़के ने सोचने होते हैं वो लड़की सोच रही होती है, और जो लड़की ने सोचने होते हैं वो लड़का सोच रहा होता है। इज इट क्लियर? जी सर। हाँ, अच्छा, उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस। हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस, इसकी माना क्या है? सर घरेलू तशद्दुद। घरेलू खुदमुख्तारी। जी जी, घरेलू घरेलू मुख्तारी। घरेलू तशद्दुद, यानी घर के यस सर। अंदर जो तशद्दुद होता है। अब वो तशद्दुद जो है, सबसे पहले तो बेटा लफ्ज तशद्दुद पे थोड़ी बात हो जाए। हम समझते हैं किसी को अगर हम मारते पीटते हैं तो वो तशद्दुद है। हम सोचते हैं अगर किसी को हम मारते या पीटते हैं तो ये तशद्दुद है। बेटा सिर्फ मारना और पीटना तशद्दुद नहीं होता, आप किसी को ज़हनी तौर पर टॉर्चर दे रहे हैं, ये भी तशद्दुद है। आप किसी के जज्बात के साथ खेल रहे हैं, जज्बात को ठेस पे पहुंचा रहे हैं, ये भी आप जो है वो उस पर तशद्दुद कर रहे हैं। अच्छा, अगर उस दिन सर निसार शायद कोई बात बता रहे थे, उसने कहा मैं आ रहा था अपनी बाइक पर, एक बंदा मुझे मिला, मैंने उसको लिफ्ट दी, तो वो परेशान था और उसने कहा कि मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ। फिर जब उससे पूछा भाई क्यों खुदकुशी करने जा रहे हो, उसने कहा कि अब मैं काम मिलता नहीं है, बीवी जो वो करी बस मुझे तलाक दो, तुम निकम्मे हो, ऐसे हो ऐसे हो वैसे हो। ठीक है, तो देखिए जिंदगी में उतराव और यानी कहते हैं ना ऊपर नीचे जिंदगी होती रहती है। हस्बैंड का जरूर हक है कि वो कमाए, लेकिन हालात को भी आपको देखना चाहिए कि वो बेचारा, हाँ अगर सारा दिन सोया पड़ा है, जाता ही नहीं है, कोशिश ही नहीं करता, तो फिर आप उसे कह सकते हैं। लेकिन जब वो जाता भी है, ट्राई भी करता है, काम नहीं मिल रहा, फिर उसको आपका निकम्मा कहना, ये इंतहा है और ये आप उस पर तशद्दुद कर रही हैं।
तो ये भी एक तशद्दुद है, जब आप दूसरे को ज़हनी तौर पर परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, उसके जज्बात का ख्याल नहीं रखते। आप उसके सामने उसके माँ बाप को, यानी लड़का है तो अपनी बीवी के माँ बाप को गालियां दे रहा होता है, उसके बहन भाइयों को गालियां दे रहा होता है, उनकी इज्जत नहीं उसकी बेइज्जती कर रहा होता है। ये सारी चीज़ें वायलेंस में आती हैं। और वो जो लड़की है, बाद औक़ात कुछ कुछ घरों में जो वो लड़कियां हैं, बीवियां, वो ज़्यादा डोमिनेंट होती हैं तो वो फिर इतना हावी हो जाती हैं मियाँओं पर यानी शोहरों पर, कि वो बेचारे उनसे पूछते रहते हैं, हाँ भाई मैं अपनी माँ बाप को कुछ दूं या ना दूं। यानी ये चीज़ भी फिर उनको अपनी बीवियों से पूछनी पड़ती है। तो ये भी एक तरह का वायलेंस होता है। उसके अलावा बच्चों के साथ जो है, यानी कि क्या कहने के, चीखना चिल्लाना, उनके साथ इस तरह से बात करना, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। तो ये सारी चीजें किस चीज को शो करती हैं? डोमेस्टिक वायलेंस बेटा किस चीज को शो करता है रोजीना? डिसऑर्गेनाइजेशन। हाँ, डिसऑर्गेनाइजेशन को। अच्छा, इसके अलावा और आपके पास कोई मिसाल है डोमेस्टिक वायलेंस की? जी रोजीना, अब आपकी बारी है बेटा। जी सर। और कोई मिसाल डोमेस्टिक वायलेंस की? नहीं आ रही? चले अनम आप बताएं। अनम आप बताएं। सर वैसे आप काफी मिसालें तो दे चुके हैं। जो कभी पेरेंट्स जो है वो बिला वजह अपने गुस्से निकाल रहे होते हैं, वो भी एक तरह का डोमेस्टिक वायलेंस ही होता है। क्या सबसे बड़ा डोमेस्टिक वायलेंस पता है क्या होता है बच्चों पर? अक्सर जब मैं बच्चों को देखता हूँ तो मैं उनकी आंखें पढ़ता हूँ, तो उनकी आंखों में लिखा होता है किस कदर वो डरे होते हैं बच्चे, जब वो सुबह को स्कूल जा रहे होते हैं। ठीक है, प्रेशर होता है, वालिदैन के उम्मीदों का प्रेशर होता है उनके ऊपर। देखो फलां का बच्चा कितना होशियार है, तुम्हें जो है ना इतना होशियार होना चाहिए। भाई एक जहाज है, दूसरी गाड़ी है, दूसरा यानी मुख्तलिफ हैं, हर किसी की अपनी अपनी, आप उस पर क्यों इतना बोझ दे रहे हैं? तो उसकी हैसियत से ज्यादा उम्मीदों का बोझ डालना, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है। इसीलिए वो बच्चा बेचारा अंदर से मर जाता है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा बेटा, अब आखिरी मिनट यहाँ पे आप देख रहे हैं, लेस देन 1 मिनट। अब ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। इससे पहले कि ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, हम इसको बंद करते हैं। 5 मिनट के बाद सेम आईडी सेम पासवर्ड के साथ आप आ जाए, ठीक है?